एक गांव में करमवीर नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके 5 बच्चे थे, 5 ही बेटे थे। कुल मिलाकर वे 7 प्राणी थे, परंतु उसकी छोटी सी भूमि उन 7 प्राणियों का पेट नहीं भर पाती थी। किसान करमवीर दिन रात कठोर परिश्रम करता था और फिर जो कुछ उसे दूसरे छुटपुट कामों से प्राप्त होता उसे वे 7 प्राणी मिलकर खा लेते। लेकिन खाते समय यदि कोई भिखारी या अतिथि आ जाता तो वह और उनके बच्चे खुद भूखे रहकर अपना भोजन उनको दे देते। करमवीर अपनी कम आमदनी के कारण बहुत दुखी रहता था। एक दिन जब उसने नई फसल के लिए खेत जोते तो खेतों में सिंचाई का प्रबंध करने के लिए करमवीर बाल्टी लेकर नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने जैसी बाल्टी पानी में डाली, अचानक वह उसके हाथ से छूट गई। हाय मेरी बाल्टी! करमवीर ने बाल्टी को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन नदी काफी गहरी थी, इसलिए पलक झपकते ही वे उसमें डूब गई। यह देखकर करमवीर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हाय, अब मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूँगा? मेरे पास तो दूसरी बाल्टी भी नहीं है और ना ही नई बाल्टी खरीदने के लिए घर में पैसे हैं। तभी एक कुत्ता वहाँ आया। किसान को रोते देखकर उसने प्यार से पूछा, किसान भाई, ओ किसान भाई, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? रोते रोते किसान ने सारी बात बता दी। कुत्ता बोला, मैं नदी से बाल्टी निकालने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। किसान भाई, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा एक दोस्त कछुआ रहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। वे नदी में से तुम्हारी बाल्टी जरूर निकाल देगा। कुछ ही देर बाद जब कुत्ता वापस लौटा तो उसके पेट पर कछुआ सवार था। किसान के निकट पहुंचकर कुत्ता बोला, किसान भाई, मैं कछुए दोस्त को तो ले आया, लेकिन ये बहुत ही बीमार है। ये तुम्हारी बाल्टी तो निकाल लाएगा, परंतु इसके बदले तुम्हें इसे अपने घर में रखकर इसकी तब तक दवा दारू करनी पड़ेगी जब तक कि यह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। यह सुनकर किसान एक बार फिर चिंतित हो उठा। घर में पहले से 7 प्राणी हैं, उनका पेट ही मुश्किल से भर पाता हूँ, फिर भला इसे कहाँ से खिलाऊंगा और इसकी दवा दारू कैसे करूँगा? परंतु यदि मैं कुत्ते की बात नहीं मानता तो कछुआ मेरी बाल्टी भी नहीं निकालेगा। लेकिन बाल्टी तो मुझे निकलवानी ही होगी, वरना बिना सिंचाई के न फसल होगी और न ही भविष्य में मेरे परिवार को भोजन नसीब होगा। चलो, मैं अपने हिस्से के भोजन में से रोज थोड़ा सा इसे भी दे दिया करूँगा। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। सोचने विचारने के बाद किसान ने कछुए को अपने साथ रखने की हामी भर दी। तब कुत्ता कछुए से बोला, दोस्त, अब तुम किसान भाई की बाल्टी नदी से निकाल कर ला दो। अभी लो मित्र। कहकर कछुआ चुपचाप नदी में चला गया और किसान व कुत्ता दोनों तट पर बैठकर उसके वापस लौटने का इंतजार करने लगे। काफी देर के इंतजार के बाद जब कछुआ नदी से बाहर आया, किसान अपनी बाल्टी पाकर बड़ा खुश हुआ। बाल्टी में पानी भी भरा था। किसान बोला, धन्यवाद दोस्त, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर किसान जैसे कछुए को साथ लेकर खेत की ओर जाने को हुआ, उसकी दृष्टि बाल्टी में भरे पानी पर पड़ी और वे पूरी तरह चौंक उठा। अरे, यह क्या है? बाल्टी के तले में कोई चीज चमक रही है। करमवीर ने तुरंत पानी को जमीन पर उलट दिया। पानी के साथ भीतर रखे स्वर्ण सिक्के भी धरती पर गिरने लगे। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। उन सोने के सिक्कों को देखकर कुत्ता और किसान अभी आश्चर्य में डूबे उसके विषय में सोच ही रहे थे कि तभी कछुआ बोल उठा, घबराओ नहीं किसान भाई, ये सिक्के मैं ही तुम्हारे लिए नदी से लाया हूँ। इस नदी में एक गुप्त स्थान है जहाँ पर ऐसे सोने के सिक्कों की भरमार है।
मुझे मेरे दोस्त ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने सोचा कि तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़े से सिक्के ले आया हूँ। अब जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताना। मैं तुम्हारे लिए नदी से सोने के सिक्के ले आया करूँगा। यह सुनकर किसान बड़ा खुश हुआ। इतने सारे सोने के सिक्के उसके निर्धनता को दूर करने के लिए काफी थे, इसलिए वह बोला, तुम दोनों ही आज से मेरे मित्र हुए और आज से ही तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। क्या सच? बिल्कुल सच। कुत्ता और कछुआ दोनों ही किसान की बात सुनकर बहुत खुश हुए। फिर किसान ने उन ढेर सारे सोने के सिक्कों को बाल्टी में भरा और कुत्ते व कछुए को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते सोच रहा था, बस अब जिंदगी आराम से कटेगी। मैं अपने नए दोस्तों को कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। इनकी वजह से ही आज मुझे इतना अपार धन प्राप्त हुआ है। घर पहुंचकर उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और फिर सिक्के दिखाए। सिक्कों को देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, आहा, इतने ढेर सारे सोने के सिक्के, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक कहती हो भाग्यवान, लेकिन यह सब इन्हीं दोस्तों की सहायता से हुआ है। आज से तुम्हें इनके भी अपने बच्चों की तरह देख रेख करनी है, क्यों नहीं स्वामी? इस तरह 2 और प्राणियों के बढ़ने से किसान के परिवार में 9 प्राणी हो गए। परंतु अब किसान और उसकी पत्नी को कोई चिंता नहीं थी। किसान की पत्नी अपने बच्चों के समान ही कुत्ते और कछुए की भी पूरी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे किसान बहुत बड़ा धनवान हो गया। झोंपड़ी के स्थान पर उसने एक सुंदर सा भवन बनवा लिया। अब किसान के घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। जब कभी भी किसान को पैसों की आवश्यकता पड़ती तो कछुआ नदी से सोने के ढेर सारे सिक्के लाकर उसे दे देता और वह उन सोने के सिक्कों से अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लाता। इस तरह उन सब का जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। समय बीतने के साथ साथ किसान के 5 लड़के जवान हो गए। फिर एक दिन किसान ने अपने 4 लड़कों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, परंतु फिर बहुओं के झगड़े से धीरे धीरे घर की शांति भंग होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में बात बंटवारे तक आ पहुंची और घर की संपत्ति का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद वे सब अलग अलग रहने लगे। बंटवारा करते समय चारों बड़े भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई विजय को एक ढेला तक नहीं दिया था। करमवीर अपने छोटे बेटे से कहने लगा, मुझे दुख है बेटा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। आप मेरी जरा भी चिंता ना कीजिए पिताजी, माँ और आप ही मेरे लिए सब कुछ है। बूढ़े किसान करमवीर को इस बंटवारे से इतना सख्त सदमा पहुंचा कि वे कुछ ही दिनों में 4 पाई से लग गया। लेकिन लाख दवा दारू करने के बावजूद भी किसान ठीक नहीं हो सका और एक दिन सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। जब किसान के स्वर्ग सिधारे कुछ दिन बीत गए और कोई भी लड़का माँ की सुध लेने नहीं आया, तो सबसे छोटा भाई विजय अपनी बूढ़ी माँ, कुत्ते और कछुए को लेकर एक एक कर अपने चारों भाइयों के पास आश्रय के लिए गया, क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। विजय अपने सबसे बड़े भाई से कहता है, भैया, बापू की मृत्यु के पश्चात अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। दया करके हम सबको भी अपने साथ रख लीजिए। अरे भाग निकम्मे, मैंने के यहाँ पशुशाला खोल रखी है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इन जानवरों को भी आसरा दूंगा। चारों भाइयों ने एक ही जवाब दिया, भागो यहाँ से। चले आए मुंह उठाए आसरा मांगने के लिए। हार कर विजय अपने पिता के मकान में लौट आया और
अपनी बूढ़ी माँ, कुत्ते और कछुए के साथ बड़ी मुसीबत के दिन गुजारने लगा। वे जो कुछ भी कमाकर लाता उसी से सब रूखी सूखी खाकर पेट भरते। फिर एक दिन विजय सोचने लगा, मुझे रोजगार की तलाश में किसी दूसरे शहर में जाना चाहिए। मुझे इस गांव में कोई भी अच्छा धंधा नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे चारों भाई मुझे अपना शत्रु समझते हैं। इसलिए वे मुझे कभी अपने से ऊंचा उठने का अवसर नहीं देंगे। विजय ने तुरंत अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताकर शहर जाने की योजना बताई। उसकी माँ इस बात के लिए राजी हो गई। दूसरे दिन बूढ़ी माँ ने बहुत सुबह उठकर कुछ रोटियां बनाई और एक पोटली में बांधकर अपने बेटे को देते हुए बोली, बेटा, अपने साथ साथ अपने इन मददगारों का भी ध्यान रखना और रास्ते में भूख लगने पर तीनों मिलकर ये रोटियां खा लेना। ठीक है माँ, लेकिन हमारे पीछे तुम अपना ध्यान जरूर रखना। फिर विजय माँ के चरण स्पर्श कर कुत्ते और कछुए के साथ घर से निकल पड़ा। विजय चलता चलता गांव को पार कर गया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। चलते चलते जब शाम हो गई तो विजय ने एक नदी के किनारे बैठकर रोटी की पोटली खोल दी। दोस्तों, आज की रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह होते ही फिर आगे बढ़ेंगे। आओ अब खाना खा लें। तीनों ने मिल बांटकर रोटी खाई। फिर नदी का ठंडा पानी पीकर नदी के किनारे ही गहरी नींद सो गए। अगले दिन भोर होते ही तीनों उठे और चलते चलते एक शहर में पहुंच गए। लोग उन्हें आश्चर्य से देखकर कहने लगे, अजीब आदमी है, कछुआ और कुत्ते से दोस्ती, कोई मदारी मालूम पड़ता है और शायद यहाँ खेल दिखाने आया है। आओ देखें वे क्या खेल दिखाता है। लोगों की बातें सुनकर विजय को एक विचार सूझा और वे एक स्थान पर रुककर लोगों को कछुए और कुत्ते का तमाशा दिखाने लगा। लोगों ने खुश होकर उसे अपनी इच्छा अनुसार इनाम दिया। वाह भाई वाह, खूब खेल दिखाया तुमने। लो मेरी ओर से ये इनाम रखो। यह पैसे मेरी तरफ से भी रखो भाई। धन्यवाद हुजूर। इसी तरह कई दिनों तक विजय खेल तमाशा दिखा दिखा कर अपना और कुत्ते व कछुए का पेट भरने लगा। लेकिन एक दिन जब वह कछुए और कुत्ते का तमाशा दिखा रहा था तो पास ही से जोर जोर से ढोल पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। विजय भी लोगों के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जहां ढोल पीटा जा रहा था। वहां पर मुनादी की जा रही थी, सुनो भाइयों सुनो, सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि महारानी शिवाली का रत्नों का हार स्नान करते समय नदी में गिर गया है। जो भी व्यक्ति उस रत्नों के हार को नदी से निकालकर महारानी को देगा, उसे मुंह मांगी वस्तु इनाम में दी जाएगी। जब मुनादी करने वाले आगे बढ़ गए तो भीड़ भी आपस में बातें करती हुई छटने लगी। असंभव, नील नदी बहुत गहरी है, उसमें गोता लगाकर कोई भी हार नहीं ला सकता। जब सारे लोग वहाँ से चले गए तो कछुआ बोला, भाई जी, अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। वह कैसे? सुनो, मैं नदी से वे रत्नों का हार लाकर तुम्हें दूंगा। तुम वे हार महाराज को सौंपकर उनसे ढेर सारा धन मांग लेना। फिर हम सबके दिन बदलते देर नहीं लगेगी। परंतु इतनी बड़ी और गहरी नदी में से तुम वे हार कैसे ढूंढ कर लाओगे? यह तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर तो आज रात ही जाकर ये काम पूरा कर लेना ठीक रहेगा। ठीक कहते हो दोस्त, देर करने से हो सकता है कोई और उसे निकाल कर ले जाए। उसके बाद वे अपने अस्थायी निवास स्थान की ओर चल पड़े। परंतु उन तीनों में से किसी को भी ये मालूम नहीं हो पाया कि एक अनजान व्यक्ति उनके बीच होने वाली सारी बातचीत सुन चुका है और उस आदमी का नाम था कलाकंद। अब वे आदमी विजय और उसके दोस्तों के पीछे हो लिया।
शाम होते ही विजय कछुए और कुत्ते को साथ लेकर नील नदी के किनारे जा पहुंचा। कलाकंद अब भी उनके पीछे था। विजय बोला, अच्छा कछुआ भाई, तुम जाकर हार तलाश करो, हम यहीं बैठकर ईश्वर से तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करते हैं। तुम चिंता ना करो दोस्त, मैं हार लेकर ही वापस लौटूंगा। फिर विजय और कुत्ता तो किनारे पर बैठ गए और कछुआ पानी में तैरता हुआ हार की तलाश करने लगा। तैरते तैरते अचानक कछुए ने पानी में डुबकी लगाई और नदी की गहराई में उतरता चला गया। नदी के तल में काफी देर तक खोजते रहने के बाद उसे वे रत्नों वाला हार मिल ही गया। जब कछुआ हार लेकर नदी से बाहर निकला तो उसके मुंह में दबे रत्न हार को देखकर विजय और कुत्ते के चेहरे खुशी से खिल उठे। कछुआ बोला, लो विजय भाई, इस हार को संभाल कर रख लो। विजय ने खुशी से वे हार संभाल कर रख लिया, लेकिन कलाकंद वे सब देख रहा था। उधर हार को वस्त्रों में छुपाने के बाद विजय कछुए और कुत्ते से बोला, रात बहुत हो चुकी है, इस समय वापस लौटना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरे विचार से हमें ये रात यहीं काटनी चाहिए। भोर होते ही राजमहल चल पड़ेंगे। ठीक कहते हो, चलो उस पेड़ के नीचे जाकर सोते हैं। फिर तीनों पास के ही एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। जब कलाकंद ने महसूस किया कि सभी गहरी नींद सो चुके हैं, तो वे पेड़ के पीछे से निकला और चुपचाप विजय के निकट पहुंचकर उसके वस्त्रों को टटोलने लगा और जल्दी उसे हार मिल गया। परंतु अभी वह उठकर कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि कुत्ते की आंख खुल गई और उस आदमी को देखकर सोचने लगा, अरे कौन है वह? कोई गड़बड़ लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हार चुरा कर ले जा रहा हो। जरूर यही बात हो सकती है। और वह तुरंत उठकर कलाकंद के पीछे हो लिया। कलाकंद को इस बात का पता नहीं चला कि कुत्ते की उस पर नजर पड़ चुकी है और वह इस समय उसका पीछा कर रहा है। कलाकंद सीधा अपने घर पहुंचा और तकिए के नीचे हार रखकर गहरी नींद सो गया। कुत्ता ये सब देखने के बाद तेजी से दौड़ता हुआ वापस नदी के किनारे पहुंचा और कछुए को उठाने लगा। उसने कछुए को सारी बात बता दी। फिर कछुए को हार वापस लेने की सारी योजना समझाई। योजना समझाने के बाद उसने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और पास के ही एक बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी ही वह बाजार में स्थित एक नकली हार बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, जो अभी भी खुली हुई थी, और उस दुकान का मालिक अपनी गद्दी पर बैठा ऊँघ रहा था। कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ दुकान के भीतर गया और चुपके से महारानी के रतन हार जैसा ही एक नकली हार मुंह में दबाकर बाहर निकल आया। फिर कछुआ कुत्ते की पीठ पर बैठ गया और कुत्ता पूरी शक्ति से कलाकंद के घर की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी ही वे कलाकंद के घर के सामने थे। वह अभी भी गहरी नींद सो रहा था। फिर दोनों ने मिलकर वे नकली हार कलाकंद के सिरहाने रखकर असली हार निकाला और घर से बाहर निकलकर सीधे नदी के तट पर आ पहुँचे। बस अब आराम से वे दोनों सो गए। सुबह जब विजय सोकर उठा तो उन्होंने उसे रात की सारी घटना कह सुनाई और वे हार उसके हवाले कर दिया। ये सब सुनकर विजय कहने लगा, सच दोस्तों, तुम दोनों के उपकार की कीमत इस जीवन में मैं शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। बेकार की बातें छोड़ो विजय भाई और तुरंत राजमहल चलकर ये हार महाराज के हवाले करो। कुत्ता कहता है, विजय भाई, महाराज से इसके बदले धन दौलत ना मांगकर कोई अच्छी सी नौकरी ही मांगना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने दोस्त। धन तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन नौकरी जीवन भर सुख देगी। ठीक है, मैं महाराज से नौकरी ही मांगूंगा।
चलो अब चलते हैं। उधर कलाकंद भोर होते ही राजमहल पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं महारानी का खोया हुआ रत्नों का हार नदी से निकाल लाया हूँ, यह लीजिए। वाह, बहुत खूब। कलाकंद से हार लेने के बाद राजा प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, बोलो नौजवान, तुम इनाम में क्या चाहते हो? महाराज, मैं राजकुमारी जी से विवाह करना चाहता हूँ। नौजवान, यदि हार वास्तव में असली हुआ तो हम वचन अनुसार तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। महाराज, तो पहले आप अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए। हार के नकली साबित होने पर मैं भी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने तुरंत अपने राज जौहरी को बुलाया। जौहरी जी, आप इस हार की जांच कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हार की जांच करने के साथ ही जौहरी आश्चर्य से चीख उठा, महाराज, यह तो नकली हार है, इसके सारे रत्न नकली हैं। दूसरे पल राजा क्रोध से चीख उठा, यानी ये धूर्त हमें नकली हार देकर ठगने आया था। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस कमीने को और उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। नहीं महाराज। नकली हार की बात सुनकर कलाकंद के पसीने छूट गए और सैनिकों ने उसे ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। तभी विजय भी कछुए और कुत्ते के साथ वहां पहुंच गया। महाराज कहने लगे, कौन हो तुम और इन जानवरों के साथ दरबार में आने की तुमने हिम्मत कैसे की? महाराज, मैं रानी जी का असली हार लेकर आया हूँ। यह रहा फिर रतन हार। अरे लेकिन वे तुम्हें कहाँ से मिला? तब विजय ने राजा को नदी से हार निकालने से लेकर कलाकंद द्वारा चोरी किए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। सब कुछ सुनने के पश्चात राजा बोला, जौहरी जी, आप इस हार की भी जांच कीजिए। अभी पता चल जाएगा कि इसकी बात झूठी है या सच है। जी महाराज। जल्दी ही हार की जांच कर जौहरी प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, महाराज, यह हार असली है और महारानी जी का ही है। क्या सच? हाँ महाराज। महाराज कहने लगे, बोलो नौजवान, तुम क्या इनाम मांगना चाहते हो? हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी वस्तु देंगे। महाराज, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, बस यदि आप दे सके तो मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मैं बेरोजगार और गरीब आदमी हूँ। विजय की बात सुनकर राजा एकदम खुश हो उठा और कहने लगा, बहुत खूब नौजवान, तुम हमें एक भले इंसान लगे, इसलिए हम तुम्हें आज ही से अपनी सेना का सिपह सलार बनाते हैं। यही नहीं बेटे, बल्कि हम अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह भी तुम्हारे साथ करने की घोषणा करते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये हमारा फैसला है विजय सिंह, और हमें विश्वास है कि तुम भी इस विवाह से इनकार नहीं करोगे। भला आपके फैसले को मैं कैसे टाल सकता हूँ महाराज? आपकी आज्ञा मेरे सर माथे पर। इस तरह से विजय अपने जानवर मित्रों की मदद से न केवल सिपह सालार बन गया, बल्कि राजकुमारी चंद्रकला से विवाह कर वे अपनी बूढ़ी माँ तथा अपने दोनों दोस्तों कछुए और कुत्ते के साथ आलीशान महल में रहते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब उसके चारों भाइयों को इस बात का पता चला तो वे भी दौड़े दौड़े उसके पास गए और उससे अपने कर्मों के लिए माफी मांगने लगे। विजय ने अपने चारों भाइयों को भी क्षमा कर दिया। कहानी ही समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।